अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज की किस्त जो है वो यहाँ लंदन से फिल्मा रहा हूँ। पहली किस्त मैंने अपने घर फिलाडेल्फिया से फिल्माई और अब मैं अपने घर वालों से मिलने के लिए यहाँ लंदन आया हुआ हूँ, तो इसलिए 1-2 दिनों का वक्फा हो गया। आज से इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं हर रोज़ एक किस्त निकालूँ ताकि ये जो है तसलसल जारी रहे इंशाल्लाह। आज की किस्त मैं मुख्तसर रखूँगा और बात करूँगा अरब के हालात इस्लाम के आने से पहले। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि इस्लाम के आने से पहले क्या हालात थे अरब के, और फिर ताकि हमें अंदाज़ा हो कि इस्लाम का कितना फ़र्क पड़ा लोगों के रहने के तरीके में, हुकूमत किस तरीके से चलाई जाती है, और ये सब चीज़ें जो है इस्लाम के आने से इनका इतना तेज़ी से असर फैला कि कुछ ही अरसे में इंसानी तारीख के हवाले से कुछ ही अरसे में इस्लाम जो है वो सारी दुनिया में फैल गया किस तरीके से। तो अगर हम अरब को देखें, इस्लाम के आने से पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे सन 570 में। तो इस ज़माने में मक्का जो था वो एक मजहबी शहर कहलाता था। अरब का इलाका जो था वो बहुत ज़्यादा मशहूर इलाका, बहुत ज़्यादा ताकतवर इलाका नहीं कहलाया जाता था। मक्का भी बहुत ज़्यादा बड़ा शहर नहीं था, छोटा शहर था, लेकिन मक्का मशहूर था इस मजहबी हवाले से। बेशक इस्लाम नहीं था आया, लेकिन और मज़ाहिब इसकी काफ़ी इज्जत करते थे और दूसरे मज़ाहिब में इसकी काफ़ी अहमियत थी, ख़ास तौर पर क्रिश्चियन और यहूदी लोगों की नज़र में, क्योंकि इनकी किताबों में इस जगह का जिक्र था। तो इन मज़हब में ख़ास तौर पर काफ़ी अहम जगह थी मक्का। लेकिन और भी मज़ाहिब थे यहाँ पे। जो लोग सूरज की पूजा करते हैं, ज़ोरोएस्ट्रियन, वो भी यहाँ आते थे अपनी पूजा करने के लिए। जो बुत परस्त लोग थे वो भी यहाँ आते थे अपनी पूजा करने के लिए। हत्ता कि जादूगर लोग भी यहाँ आते थे, वो भी आप समझ लें कि जादूगरी उनका मजहब था। तो मक्के का इलाका जो था ये मजहबी हवाले से हर मजहब के लोग यहाँ आते थे, इबादत के लिए आते थे। तो जब ये आते थे जाहिर है यहाँ रहते थे, यहाँ खाते पीते थे, पैसे खर्च करते थे। उस वक्त के जो भी पैसे होते थे, और इस वजह से मक्के की जो माशी हालत थी वो इसके इर्द गिर्द के इलाकों से थोड़ी बेहतर थी, और ये थोड़ा सा इस वजह से मशहूर था। लोग आते थे यहाँ, मजहबी पेशकश करते थे, तो इस वजह से ये इलाका जाना जाता था। यहाँ की ज़िंदगी लेकिन काफ़ी मुश्किल थी। पूरे अरब की ज़िंदगी मुश्किल थी, क्योंकि सहरा था, जाहिर है गर्मी थी बहुत ज़्यादा, पानी नहीं था वाफिर मकदार में। पानी जो था वो लोग चश्मों से लाते थे या नखलिस्तानों से लाते थे। तो ज़िंदगी इस वजह से काफ़ी मुश्किल थी। ज़िंदगी इस वजह से भी काफ़ी मुश्किल थी कि वहाँ का निज़ाम जो था वो कोई बहुत अच्छे किस्म का निज़ाम नहीं था, क्योंकि अरब में ज़्यादातर खाना बदोश कबीले थे। तो खाना बदोश कबीले जो है ये इनकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ये कबीलों के का हिस्सा होते हैं, और कबीला जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है और फिर कुछ अर्सा किसी जगह गुजारता है, किसी जगह कुछ अर्सा किसी और जगह गुजारता है। तो खाना बदोश होने की वजह से एक तो ज़िंदगी मुश्किल थी, दूसरी बात यह है कि कबीला होने की वजह से भी ज़िंदगी मुश्किल थी, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा निज़ाम नहीं था, कोई गवर्नमेंट नहीं थी। तो कबीलों को आपस में बना के रखनी पड़ती थी। कबीलों का आपस में इत्तेहाद भी बहुत ज़रूरी था, और कई कबीलों का आपस में दुश्मनी भी होती थी। तो कबीले की ज़िंदगी भी आसान ज़िंदगी नहीं थी। अगर आप किसी मजबूत ख़ानदान या मजबूत कबीले का हिस्सा नहीं थे, तो उस वक्त या तो आप ग़ुलाम बन जाते थे या आप अपनी हकूक़ की दिफा नहीं कर सकते थे, आप कमज़ोर माने जाते थे। तो एक मजबूत ख़ानदान और मजबूत कबीले का होना ज़रूरी था। अब ये किस तरीके से चलते थे कबीले? तो एक तो इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले से। एक तो होता था बड़ा कबीला, जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला था कुरैश का कबीला। इस बड़े कबीला, या इंग्लिश में इसको ट्राइब कहते हैं, ठीक है।
इस बड़े कबीले में छोटे कबीले होते थे जिसको इंग्लिश में क्लैन कहते हैं। ये था जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बनु हाशिम का छोटा कबीला, सो कुरैश, फिर बनु हाशिम, और फिर छोटे क्लैन में मुख्तलिफ हाउसेज, इंग्लिश में इसको कहते हैं, मुख्तलिफ खानदान होते थे। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनके दादा का खानदान अब्दुल मुत्तलिब का खानदान था। तो खानदान, छोटा कबीला और फिर बड़ा कबीला। बड़े कबीले में कई छोटे कबीले होते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले का नाम था बनु हाशिम, ये इनके परदादा के नाम पे था। और भी कई कबीले थे कुरैश में, छोटे कबीले। एक और कबीला जो कि मशहूर था वो था बनु अब्द शम्स। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा जिनका नाम हाशिम इब्ने अब्दुल मनफ था, उनके भाई का कबीला था। तो इस कबीले से अबू सुफियान थे, उनके भाई के कबीले से, उनके परदादा के भाई के कबीले से बनु अब्द शम्स से अबू सुफियान का ताल्लुक था। और इसी कबीले से जो उमैया रियासत जो थी, जिसका हम जिक्र करेंगे अगली किस्त में, वो भी इसी कबीले से थी। तो कुरैश के अंदर कई कबीले थे। अब इस्लाम जब आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, कुरान जो है वो 23 साल के दौरान नाजिल हुआ, तो इस्लाम आया, तो इस पूरे खत्ते का निज़ाम जो है वो तब्दील हो गया। इंसाफ लोगों को मिला, एक पूरा निज़ाम के गवर्नमेंट का निज़ाम राइज हुआ, दिफा का निज़ाम राइज हुआ, जो तालीम का निज़ाम वो राइज हुआ, हिफाजत का निज़ाम राइज हुआ। तो काफ़ी यहाँ इस खत्ते के लोग इंसाफ के साथ उनको रहने का मौका मिला। और ये जो इलाका जो था पूरा तकरीबन सऊदी अरब का इलाका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए ही इस्लामी निज़ाम के अंडर आ गया था। लेकिन फिर भी ये दुनिया के मशहूर इलाकों में इसका शुमार नहीं होता था, ये फिर भी थोड़ा अलग थलग था। जो उस वक्त दुनिया के मशहूर तरीन इलाके थे वो बहरा रूम के इलाके थे, मेडिटरेनियन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, फारिस का इलाका, पर्शिया, इंडिया का इलाका, बाज़ंतीन का इलाका, ये ताकतवर इलाके कहलाते थे। इस्लाम से पहले भी और इस्लाम के बाद भी मक्के का और अरब का ताल्लुक बाकी मशहूर शहरों के साथ था। वो इस हवाले से था कि जो मुख्तलिफ जो बड़े बड़े शहर थे दुनिया में, वहाँ से तिजारत की जाती थी, ख़ास तौर पे खुशबुओं की और मसाले जात की तिजारत की जाती थी। तो उनका गुज़र होता था अरब से। तो अरब से वाक़फ़ियत थी पूरी दुनिया को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आप सुपर पावर कह लें वो नहीं कहलाया जाता था। ठीक है। अब मैंने यही सीन थोड़ा खींचना था कि खाना बदोश सहरा की ज़िंदगी, आप किसी भी मज़हब को कह रहे हैं आओ यहाँ पर जो है आके अपनी पूजा करो ताकि आपकी थोड़ी माइशत जो है वो चल पड़े, और ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल है, आपको इत्तेहाद करना पड़ता है कबीलों के साथ, दुश्मनी भी होती है, अगर आप किसी मजबूत ख़ानदान का हिस्सा नहीं है तो फिर जो है आपकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा मुश्किल होती थी। तो इन हालात से खाना बदोश लोगों से ने पूरी दुनिया में, पहले अरब के इलाके में और फिर बाकी पूरी दुनिया में किस तरीके से तरक्की की, ना सिर्फ तरक्की की बल्कि सुपर पावर बने। इस सुपर पावर होने की मिसाल जो है मैं अब आपको अगली किस्त में इंशाल्लाह दूंगा। एक वाक़या आपको सुनाऊंगा, उसके हवाले से फिर हम बात को आगे इंशाल्लाह बढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजर रहा है। फिर अब अगली किस्त में मुलाकात होती है। शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।